छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के लिए वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें खासतौर पर 72 सीटों में से 35 सीटों पर इससे पहले बीजेपी का कब्जा था, 35 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, 2 सीट बीएसपी के हिस्से में थी। तो 72 सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं और 843 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर कोई कोताही नहीं बरती गई है। 9 मंत्री की भी किस्मत दांव पर है और खास तौर से बड़े नेता, जो कांग्रेस के बड़े नेता हों या बीजेपी के बड़े नेता हों, उनके बेटे भी इस मैदान में, चुनावी मैदान में हैं और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। आइए हम आपको दिखला देते हैं नक्शे के जरिए कि दरअसल किस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया होगी। खासतौर से नक्शे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है पूरा का पूरा, नीचे का जो आप इलाका देख रहे हैं यहां पर हो चुके हैं, ये बस्तर राजनांदगांव का इलाका, यहां पर वोटिंग हो चुकी है। ऊपर का इलाका जो लाल, यहां पर 72 सीटों पर है। नक्सल प्रभावित इलाकों की वजह से इस बार 2 फेज में किया गया। 1,39,40,00,000 मतदाता है यहां पर, 2 फेज में किया गया था। सुरक्षा बंदोबस्त 90,000 सुरक्षा बल है। शुरुआती दौर में 1,20,000 सुरक्षा बल थे। इस बार 18,400 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर 843 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। हम आपको एक दूसरा दृश्य दिखलाते हैं कि दरअसल 2008 में क्या स्थिति थी और जहां पर इस बार वोटिंग पड़ रही है वहां क्या स्थिति है। ये देखिए, ये 2008 की स्थिति है। 50 सीटें रमन सिंह यानी बीजेपी के पास थी, 38 सीटें कांग्रेस के पास थी। मार्जिन 45 चाहिए बहुमत के लिए, 90 कुल सीटें हैं। लेकिन इसलिए ये जो 72 सीटों पर इस बार जो मतदान हो रहा है वो आपको दिखलाते हैं कि दरअसल 72 सीटों में 35-35 कमोवेश बराबरी की टक्कर रही है, अगर आप समझे, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इसीलिए ये एक सवाल था कि क्या वाकई बस्तर और राजनांदगांव जहां वोट पड़ चुके हैं उनने तय कर दिया है। और इस रूप में अभय जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। ये स्थिति तो बहुत साफ तौर पर नजर आती है कि बराबरी की टक्कर है, और अगर इस कमोवेश में आप देख रहे हैं तो इस पहले फेज की वोटिंग जहां पर हुई थी, क्या सब कुछ वहीं से तय होना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका ग्राफिक भी पूरी कहानी बता रहा है। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा एक तरफा नतीजे हासिल हुए थे पिछली बार, जिसकी वजह से वो कांग्रेस से आगे निकल गई थी। छत्तीसगढ़ के अगर आप पिछले 2 चुनावों पे अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर काफी कांटे की रही है। और इस बार ये समझा जा रहा है कि बस्तर में कांग्रेस पहले के मुकाबले भाजपा को ज्यादा अच्छी टक्कर दे रही है। एक बस्तर का जिक्र आ रहा है, दरभा में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से नक्सल अटैक में कांग्रेस के मारे, कांग्रेस बार बार हर भाषण में कमोबेश जिक्र उन्होंने नक्सल समस्या का इस बात को लेकर किया कि रमन सिंह जो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं वो नकेल कस भी नहीं पा रहे हैं और फेलियर है नक्सल मुद्दे को लेकर। और नक्सल मुद्दे को लेकर ही रमन सिंह कहते रहे कि मैं तो इस मुद्दे से लगातार जूझते रहा हूं और कांग्रेस के नेता मेरे साथ थे जो मारे गए। मतदाताओं पर क्या, खासतौर से आदिवासी देखिए, आपने जो जिस तरह से आपने अपना वक्तव्य दिया है अभी, उसके अंदर उसके कई दिलचस्प अर्थ निकलते हैं। रमन सिंह अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो मारे गए हैं वो नक्सलवादी समस्या पे उनके साथ थे, तो आप देखिए उनके मारे जाने का, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और हम सब लोग उस वक्त मान रहे थे कि कांग्रेस का नेतृत्व पूरा पूरा अजित जोगी को छोड़कर साफ हो गया है और अब कांग्रेस का क्या होगा। लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस के आला कमान के सामने अजित जोगी के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया। इसका कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से कांग्रेस को लाभ हुआ है। अगर वो सारे नेता आज मौजूद होते, नंद कुमार पटेल मौजूद होते, विद्याचरण शुक्ला मौजूद होते, महेंद्र कर्मा मौजूद होते, मतलब आपका कहना है कि मध्य प्रदेश तरह की स्थिति आप छत्तीसगढ़ में देख रहे होते? अगर वो सारे नेता इस वक्त वहां मौजूद होते तो आज अजित जोगी का जो वर्चस्व कांग्रेस के ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये न दिखाई पड़ता और कांग्रेस इतनी निश्चित ना होती है परिणामों के प्रति जितनी आज छत्तीसगढ़ में। ये आप जो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट कर या उसको ये पावर देकर ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, हम चर्चा करें उससे पहले दिखा दें स्क्रीन पर दरअसल कवर्धा की ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चली है और ठीक 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी यहां पर। और ये कवर्धा की तस्वीरें हैं। कवर्धा दरअसल यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो कि खुद राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, कवर्धा के वोटर है और जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो अपने बेटे अभिषेक के लिए एक राजनीतिक जमीन कवर्धा में बना रहे हैं। इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन
जाहिर भविष्य में नजर आएंगे। इस बार जो खास तौर से जिन पर हर किसी की नजर है, उसमें एक नजर तो है कोटा, जो कि जहां से रेणु जोगी, जो कि जोगी की पत्नी है, अजीत जोगी की पत्नी है। मारवाही में अमित जोगी हैं, जो कि उनके बेटे हैं। राजिम में अमितेश शुक्ला हैं, श्यामाचरण शुक्ल के बेटे हैं। दुर्ग सिटी में मोतीलाल वोरा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक पूरी प्रक्रिया बताती है कि दरअसल कवर्धा में हम देख रहे हैं वोटिंग शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में क्या माना जाए, लाइनें लगी है या चंद लोग आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, बस यही सब एक दो सवाल पूछूंगी, लेकिन वहां तक पहुंचेगा माइक? अमिताभ, वहां पर क्या स्थिति है जहां बिलासपुर में मौजूद हैं? क्योंकि बिलासपुर में प्रसून वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं आपका तो आप वोटिंग के आधा घंटा पहले से ही यहाँ पर मतदाताओं पहुंचने शुरू हो गए थे और कम से कम पहला वोट डालने के लिए खासा जोश था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मतदाता खासा जागरूक लग रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो सुबह सबसे पहले यहाँ बिलासपुर में वोट डालकर आए। पूछते हैं आपको, सुबह सुबह वोट डालना, आप काफी बुजुर्ग आदमी है, सुबह सुबह वोट डालने आए, क्या? भैया मुझे तो मैं 86 साल का आदमी हूँ, 86 साल का आदमी हूँ। 35 साल रेलवे की नौकरी करके आया हूँ, 30 साल रिटायरमेंट के। क्या वोट डालने के लिए क्या क्राइटेरिया रखते हैं? विकास का मुद्दा रहता है या मुद्दा? मेरा खुद का इच्छा है। मैं अपनी इच्छा जो कैंडिडेट के लिए खुद रखता हूँ, जेब में पेपर रखता हूँ जितने घर में मेरे पास गए हुए हैं। चलो, कम से कम वोट डालने का एक जोश है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो। यहाँ पर कम से कम प्रसून वोट डालने का एक जोश तो यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में जरूर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कम से कम अब अमर अग्रवाल जो काफी चौथी बार यहाँ पर जीत के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हैट्रिक बना चुके थे, पहले ही लगातार मंत्री रहे हैं सरकार में, रमन सिंह सरकार में। उसको लेकर काफी कांग्रेस भी चुनौती दे रही है। यहाँ पर वाणी राव को उतारा है, जो शहर की महापौर है, मेयर है। तो टक्कर कांटे की है। वीआईपी इलाका है बिलासपुर, क्योंकि जोगी परिवार पूरा यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी 4-3 से भले ही बीजेपी आगे रही थी, लेकिन इस बार टक्कर कांटे की है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 5 बजे तक पोलिंग होगी लगातार। महा, जरा दिखाइए भाई, आप जहां पर खड़े हैं वहां बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि बिलासपुर में जोश है प्रसून, वैसे यहाँ कवर्धा में भी जोश है। 7:45 बजे से ही यहाँ पे कतार लग गई थी लोगों की वोट डालने के लिए। 8 बजे अभी 5 मिनट ही हुए हैं कि यहाँ पे पोलिंग बूथ खुला है। यहाँ कुछ लोग सुबह सुबह जो आ गए हैं उनसे बात करते हैं। महिलाएं काफी आ गई हैं सुबह सुबह। क्या आप लोग दिन का काम शुरू करने से पहले ही वोट डालना चाहती थी? हाँ, बोल जल्दी। और क्या हरदम इतनी महिलाएं आती हैं कि इस बार ज्यादा दिख रही हैं आपको? अच्छा, हम इनसे बात करते हैं। इस बार क्या आपको ज्यादा लोग सुबह सुबह दिख रहे हैं वोट डालने की? हरदम कवर्धा में इतने ही लोग आते हैं वोट डालने? इस बार कुछ ज्यादा दिख रहा है। कोई खास वजह इसकी? ये विकास के मुद्दा जो है वो देखकर लोग आ रहे हैं। आप अभी वोट डाल के आए, सुबह सुबह आ गए वोट डालने यहाँ पे। किस मुद्दे पे यहाँ पे आपने वोट डाला है? सिर्फ मुद्दा बताइए हमें। विकास क्या मुद्दा है यहाँ पे? जी, आपको कवर्धा में और विकास चाहिए? सड़कें, यहाँ की सड़कें ज्यादा अच्छी नहीं है, क्या है विकास में क्या चाहिए आपको? 10 साल पहले से जो विकास हुआ है उसको देखकर लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुछ विकास हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि अगर वो बाहर आके और वोट डालेंगे और अपनी मनचाही सरकार चुनेंगे तो कवर्धा जैसे छोटे क्षेत्र में भी विकास आ पाएगा। कवर्धा हालांकि रमन सिंह का खुद का नेटिव प्लेस है, रमन सिंह खुद यहाँ से आएंगे वोट डालने, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत विकास की जरूरत है प्रसून। छोटा शहर है, सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए ये सब छोटे 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 शहर हैं, यहीं पर लोकतंत्र जीवित है। जी क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा लाइन लगी हुई है, अभी वोटिंग वो खुला ही नहीं था, उससे पहले से लाइन लगी हुई है। ये जो मिजाज है, देखिए बस्तर में भी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट पड़े थे और इस बार मतदाता जागरण अभियान भी चलाया गया है काफी कुछ। दूसरे, छत्तीसगढ़ की चुनावी विशेषता यह है कि वहां न तो सरकार के खिलाफ कोई लहर है, न सरकार के पक्ष में ऐसी कोई लहर है, न ही ऐसा है कि कांग्रेस कोई बहुत बड़े उछाल पर हो। तो स्थितियां ऐसी हैं कि चुनाव प्रबंधन जो जितना बेहतर करेगा, अपने वोटरों को जो पार्टी जितना बाहर निकालेगी, वो पार्टी आगे आने की उम्मीद कर सकती है। और इसमें मेरे ख्याल से अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस और रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जम के लगे होंगे कि कैसे अपने ज्यादा वोटरों को बाहर निकालें
उनके वोट बर्बाद ना हो और वो जाके मशीन में बटन दबाएं ताकि वो चुनाव जीत सकें। छत्तीसगढ़ में एक तीसरा ध्रुव बन सकता था बहुजन समाज पार्टी का, उसने एक हस्तक्षेप किया था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों में, लेकिन कुछ अन्य कारणों की वजह से जिनके ऊपर हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं, हम करेंगे बनाने में नाकाम रहे। ये करेंगे हमें। अमिताभ, हम लगातार देख रहे थे कि लोगों की आवाजाही कवर्धा में भी और बिलासपुर में भी, इन दो जगह पे जो हमने व्यवस्था की है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लोगों का सवाल जो विकास से जुड़ा हुआ है अमिताभ, क्या विकास का मतलब वहां क्या है? न्यूनतम जरूरत, सड़क मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, अस्पताल मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, क्या है विकास का मतलब वहां पर? देखिए, विकास का तीन ही मतलब होता है, सड़क, बिजली, पानी, प्रसून। और सड़क, बिजली, पानी, सड़कों के मामले में हमने पहले भी राजनांदगांव में देखा था, कम से कम सड़कों का काम यहां पर हुआ है, सड़कों का काम यहां भी हो रहा है। बिलासपुर में कम से कम रायपुर से बिलासपुर का रास्ता था, उसमें सड़कें मुझे जो हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सब मुझे काफी खराब हालत में मिले थे। लेकिन कम से कम शहर के अंदर जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत सड़कों का काम, अभी भी विकास का काम चल रहा है। तो हो सकता है कांग्रेस उसको स्थानीय मुद्दा बना रही हो, लेकिन सबसे अहम बात है विकास का कार्य चल रहा है। और सबसे हमारे साथ कुछ लोग अभी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं विकास का मतलब आपके लिए क्या होता है? सड़क, पानी, बिजली और लोकल जो इश्यूज हैं। अगर सरकार से संतुष्ट नहीं है, चुनाव आयोग ने एक जो ईवीएम होती है, वोटिंग मशीन होती है, उस पर नोटा का कंसेप्ट निकाला है, आप लोगों ने उसको देखा था? नोटा को देखा है, सरकार का नहीं है, उसमें जो भी प्रत्याशी हैं मेन, यदि हमको वो तीनों ही या चारों या पांचों ही ठीक नहीं लगते तो हम नोटा को यूज करें। तो आपको सरकार पसंद, कोई जो भी हो पसंद आया, आपने वोट दिया है या नोटा पर ध्यान दिया? नहीं, वोट दिया है, वोट दिया है। आप इनके साथ महिला देखो, प्रसून खुलासा तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे साथ महिला वोटर भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? इधर महिला वोटर है। महिलाओं को रक्षा करना है और क्या है, महंगाई कम करना है। तो महंगाई कौन कम करेगा? रमन सिंह कम करेगा कि सोनिया गांधी कम करेगा? कोई भी, हम लोगों को महंगाई कम करना है। चलो प्रसून, कम से कम एक चीज तो साफ है, हम इसको ठीक है, दूसरा हिस्सा इसका जो हम से जिक्र कर रहे थे, हम एक चीज यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम फिर लंबा ब्रेक हो जाएगा। आपने एक जिक्र किया कि एक कैडर पूरा खत्म हुआ हमले में कांग्रेस का, और जोगी के पास चीजें सिमट गई। तो क्या कांग्रेस लगातार भूल कर रही है कि हर राज्य में वो अपने किसी एक शख्स को नहीं नाम लेती है, ऐलान नहीं करती है और उसके हाथ में पूरे पावर नहीं देती है? देखिए, क्षेत्रीय नेताओं को प्रोत्साहन न देना, और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही पौधा लगता है वो फौरन उखाड़ कर देखते हैं कहीं जड़ तो नहीं जमा ली इसने। तो कांग्रेस आलाकमान की स्थिति इंदिरा गांधी के जमाने से उत्तरोत्तर आलाकमान क्षेत्रीय नेतृत्व को अविश्वास के दायरे में रखता है, उसको अपने पैर नहीं जमाने देता। इसलिए भी इस पार्टी का जो राष्ट्रीय वर्चस्व था, जो अपने तमाम क्षेत्रीय सूबेदारों के दम पे अपने खड़ी हुई थी, उसका क्षय होने के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। और ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी को भी लगी हुई है, जहां पर वहां तो क्षेत्रीय नेता निकल के आ गया। मेरा कहना, जहां क्षेत्रीय नेता जम गए हैं वहां तो ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेतृत्व उभरता है? कोई नेतृत्व नहीं उभरता इतने दिनों से। एक बार जो कल्याण सिंह का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में समाप्त हुआ, उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कोई नियोजित प्रयास नहीं किया है अगर वहां पर उनका अगर जोगी का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो आपको लगता है कांग्रेस सोचेगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता है। ये असल में एक कोई बहुत सुचिंतित और एक व्यापक किस्म की कोई दीर्घकालीन नीति हो संगठन का विकास करने की, जिसके आधार राहुल गांधी की शुरुआती कोशिशों से, बयानों से और गतिविधियों से लगता था कि शायद वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन उनके साथ बहुत मुश्किल है कि वो लगातार अगर वो करते तो आखिरकार वो बैठे रहे, वो बिहार के चुनाव पर जोर देते रहे, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जोर देते रहे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व नहीं उभरा। और राहुल गांधी तो ना बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कौन है? गांधी परिवार की मुश्किल है या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के तरीकों की मुश्किल है? दोनों चीजें आपस में इतनी गुथी हुई हैं कि आप इन दोनों को अलग अलग कर ही नहीं सकते। गांधी परिवार और कांग्रेस का संगठन दो अलग अलग चीजें तो नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों परस्पर व्यापी हैं, दोनों एक दूसरे में भिदे हुए हैं। तो जो गांधी परिवार की मुश्किलें हैं वो कांग्रेस की मुश्किलें हैं। गांधी परिवार इस तरह सोचता है, उस तरह कांग्रेस सोचती है, और यही मुश्किल बीजेपी या छत्तीसगढ़ को लाभ देती है। बीजेपी में धीरे धीरे ये रोग लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही समस्या है कि वो क्षेत्रीय नेतृत्व को शक की निगाह से वो लोग भी देखते हैं। और नरेंद्र मोदी के उभार के बाद में अब तो जो भी नया केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में जमेगा
वो किसी भी क्षेत्रीय नेता को शक की निगाह से देखा कि ये एक दिन आके हमारी गद्दी छीन सकता है। आरएसएस ऑक्सीजन देता है जनाब। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कब्जा है भारतीय जनता पार्टी में वो एक अलग बात है, लेकिन एक दूसरी डायनामिक्स भी है जो भाजपा में चलती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बावजूद चलती है, जो एक भाजपा एक स्वायत्त पार्टी भी तो है। जी, वोट डालने के लिए अमिताभ, लगातार तादाद तो बढ़ रही है वोट डालने वालों की, लेकिन अब जो उम्मीदवार हैं वो भी आ गए हैं। देखिए, उम्मीदवार है अमर अग्रवाल जो कि पिछले 3 हैट्रिक बना चुके हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वोट डालकर जस्ट अभी तुरंत बाहर निकले हैं। प्रसून अभी पत्रकारों से ही बात करने, अगर वहां से जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन काफी एक चुनौती भरा चुनाव है इस बार, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी ताकत यहां पर झोंकी है, क्योंकि हैट्रिक के बाद भी जनता काफी उम्मीद करती है कि विकास के कार्य पूरे हो जाएं। 10 साल से वो लगातार सत्ता में है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। भले ही बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का मेडिकल हब माना जाता हो, यहाँ छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसे कहा जाता है कि ये यहाँ का एम्स है। और दूसरी बात जो यहाँ पर सबसे प्रसून, अमिताभ आप इशारा देके उनको बुलाइए, आप उन्हें बुलाइए, हम आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, आप इशारा देके बुलाइए। वहां दूसरी तरफ है कवर्धा में हमारा, बिल्कुल हम आप रिपोर्ट देख रहे थे कि आप एक लड़की से बात कर रही थी जो पहली बार वोट डाल रही थी, तो क्या वैसे लोगों की तादाद इस बार ज्यादा है? लेकिन नजर तो आ रहा है कि बड़ी तादाद में महिलाएं ही वोट डालने पहुंची। जी हाँ, बिल्कुल, महिलाएं काफी तादाद में आई हैं वोट डालने। और हमने कुछ महिलाओं से बात की कि क्या हर बार इतनी ही महिलाएं निकलती हैं, तो उनका मानना है कि इस बार ज्यादा महिलाएं दिख रही हैं वोट डालने के लिए। इनफैक्ट कुछ लोगों का मानना है कि इस बार ज्यादा लोग ही दिख रहे हैं पोलिंग बूथ पे। पहले 1 घंटे में जो पता चला, इस पोलिंग बूथ पे 10% वोट ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। तो ऐसा क्या मुद्दा है प्रसून जिसपे लोग इतना उत्साहित हैं वोट डालने के लिए? यहाँ पे हमारे साथ रमन सिन्हा हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये काफी बातें बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ को विकास और चाहिए, जिसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए। रमन, आप विकास की बात कर रहे थे, ऐसा विकास में क्या है जो आपको लगता है छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ पाया है और बनिस्बत उसके और जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा आगे बढ़ गए हैं? वैसे क्या है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को मतदान तो देना चाहिए, पहली बात यही कहूंगा मैं। और जहां तक विकास की बात, हम जरा सा महाप को रोक रहे हैं। दूसरी तरफ अमिताभ के साथ खुद उम्मीदवार मौजूद है। अमिताभ, जरा पूछा जाए उनसे कि उनके जहन में क्या मुद्दा है और कैसे जीत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अमर अग्रवाल मौजूद है, वोट देकर आए हैं। अमर जी, लगातार हैट्रिक चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा आपके हिसाब से मुद्दा क्या है इस इलाके में? नहीं, मुद्दा इस इलाके में एक तो विकास का है और दूसरा जो बिलासपुर विधानसभा का मुद्दा है। आम लोगों में इस बात की प्रसन्नता है कि उनका जीवन सामान्य रूप से चला है 15 साल, न कोई चंदाखोरी, न कोई डर, न कोई भय और न कोई हस्तक्षेप मेरे द्वारा। उसको लेकर जनता के मन में उत्साह है और इसके साथ ही विकास की उम्मीदें, क्योंकि 15 साल मैंने जो किया है भविष्य में भी उनको मुझसे हैं, वो मानती हैं कि मैं कर सकता हूं और इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित है। अमर जी, और बार बार जो जनता है सवाल उठा रही है, आपके विपक्षी जो खड़े हैं कांग्रेस के उम्मीदवार वो भी उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी जनता बीमार है, सड़क पे काम नहीं हो रहा है ठीक से, सड़कें बेकार है। विरोधी दल का काम है विरोध करना और मैं शुभकामनाएं देता हूं, हमारे मित्र हैं, भविष्य में भी विरोध करते रहें। और जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, इस देश की पहली सरकार है जिसने स्वास्थ्य सुरक्षा दी है हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से, और इसके साथ ही 108 संजीवनी हेल्थ की अगर स्कीमें देखेंगे तो देश के बहुत कम राज्य होंगे जितनी स्कीमें चलाई हैं। और जो छुटपुट कमियां हैं, विरोधी दल का काम है उनको देखते रहना, हमारा काम है उनको ठीक करते रहना। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। 7 सीटें हैं बिलासपुर में, जिसमें पुराने जिले में 9 बिलासपुर जिले में फिलहाल 7 सीटें। माना जा रहा है 2 पर अजीत जोगी जी का पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो आप कांटे की टक्कर मान रहे हैं बिलासपुर में? नहीं, कांटे की कोई टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा बिलासपुर। चलिए, पूरे राज्य में कांटे की टक्कर है? कोई कांटे की टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो इस कांटे की टक्कर को बता देगा कि ये लहर चल रही थी। धन्यवाद।